है पेज 44 से हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि ये जो पेजेस की अलग वीडियो सिस्टम बनाए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगेन मैं ये कहूँगा जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं वो आपने अपनी बुक पे ज़रूर हाईलाइट करनी और जिनके अराउंड जैसे रेड कलर का बॉक्स लगा है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो या तो एग्जाम का मटेरियल है, एग्जाम में आई हुई है, एग्जाम में आने वाली है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने उनको भी मार्क कर लेना। और ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना ये जो शीट है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट कर लें, ठीक है, और प्रिंट करके अपने पास एटलीस्ट एक वीक तक ना आप इसको प्रिंट करके अपने पास रखें। जहाँ पे भी आपको 1-2 मिनट मिले इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, क्योंकि ये जितनी आप याद रखेंगे इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा ही होगा कि आपको ये जो चीज़ है ना इसको रटा नहीं मारना पड़ेगा, ये याद रहेगी। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल साइकिल है इसके अंदर मैंने ये बताता हूँ कि बेसिकली क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। एक होता है एम फेज़ और एक होता है इंटर फेज़। ये देखें यहाँ से शुरू करके इंटर फेज़ कर रहे हैं। जो एम फेज़ है इसके अंदर माइटोसिस के अंदर डिवाइड किया हुआ और माइटोसिस के अलावा साइटोकाइनेसिस है। बेसिकली डिवाइडिंग फेज है माइटोसिस के अंदर। क्या होता है कि जो है न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ये मिला के एम फेज बनते हैं। इंटरफेज जो है बाकी सारा फेज उसके अलावा जो होता है वो इंटरफेज होता है। इंटरफेज के अंदर 3 फेज होते हैं। एक होता है G1 फेज, फिर एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है। G1 फेज जैसे इसका ग्रोथ लिखा हुआ है। बेसिकली इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो भी मटेरियल आपको रेप्लिकेशन के लिए चाहिए या सेल की ग्रोथ के लिए चाहिए वो सारे G1 फेज के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। जो एस फेज है इसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि डीएनए मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट होता है। यहाँ पे आपको 2 स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं। तो ये जो 2 स्ट्रैंड है ये डुप्लीकेट होके 4 स्ट्रैंड बन गए हैं। एस फेज के अंदर जो सारी डुप्लीकेशन होती है उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी वो कौन सा फेज है जिसके अंदर जो एस फेज की डुप्लीकेशन होगी है, इस डुप्लीकेशन के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल लेवल है उसकी जो चेकिंग है कि वो सही तरह से डुप्लीकेट हुआ है वो कौन से फेज में होती है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि एस फेज है तो गलत जवाब है, वो G2 फेज के अंदर होती है। ठीक है, जब डीएनए की डुप्लीकेशन होती है तो G2 फेज के अंदर उसकी चेकिंग होती है। G1 फेज के अंदर क्या होता है कि जो सारी मैंने बता दी प्रोटीन है। अब कुछ सेल्स होते हैं जो G0 फेज के अंदर एंटर हो जाते हैं जहाँ पे वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो एस फेज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं और डिवीजन दोबारा शुरू करते हैं। वरना और कुछ फेज़ ऐसा होते हैं जो सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए G0 फेज़ में एंटर होते हैं, फिर कभी भी वापस नहीं आते, कभी भी डिवाइड नहीं करते। और हम उनकी बात बाद में करेंगे। G1 से जब एस फेज़ के अंदर या एस फेज़ से G2 फेज़ के अंदर एंटर होना होता है ना, तो यहाँ पे ख़ास तौर पे G1 फेज़ से एस फेज़ के दरम्यान में एक चेक पॉइंट होता है। यहाँ पे जो भी सेल होगा जब वो एस फेज़ के अंदर एंटर होने लगता है तो उसके जाके यहाँ पे एक चेकिंग होती है उसकी, उसके सारा हेल्थ चेकअप होता है कि ये एस फेज़ के अंदर जाने के काबिल है भी या नहीं, इसके पास सारी चीज़ें पूरी हैं या नहीं। अगर वो नहीं होते तो फिर वो G1 से एस फेज़ के अंदर एंटर नहीं होता। वरना क्या होता है कि अगर वो इस काबिल होते हैं और सेल्स को ज़रूरत, बॉडी को ज़रूरत भी होती है, तो फिर बॉडी क्या करती है G1 से एस फेज़ के अंदर सेल्स को एंटर करती है। और ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर 2 प्रोटीन यहाँ पे नाम लिखे हैं, RB और P53 प्रोटीन है जो कि G1 से एस फेज़ के अंदर जो है एंट्री को चेक करती हैं। अब होता क्या है हमारे पास जो है ना 2 प्रोटीन हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और एक है हमारे पास साइक्लिन, ठीक है, 2 प्रोटीन है। अब काइनेज जो है ना, काइनेज का नाम जहाँ पे भी आएगा ना तो आपने ये याद रखना है काइनेज का काम होता है कि एक हाई एनर्जी एटीपी से जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी है वहाँ से जो है फॉस्फेट को ट्रांसफर होता है। मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। पेज 71 पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखे हुए एंजाइम टर्मिनोलॉजीज। अब जो एंजाइम टर्मिनोलॉजी ना, आपको इस पेज को रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझते हैं या आप, तो आपको क्या फ़ायदा होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे अब ये मैंने काइनेज का पढ़ लिया ना, तो जहाँ पे भी वर्ड काइनेज आएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ये ऐसा एंजाइम है जिसने क्या करना है कि जो भी मॉलिक्यूल ज़ेर बहस है जब जिसकी बात हो रही उसके अंदर एक हाई एनर्जी फॉस्फेट जोन है ना उसको ऐड करेगा, ठीक है। अब ये फॉस्फेट लेगा कहाँ से, जैसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी है वहाँ से फॉस्फेट को लेकर ग्रुप के अंदर ऐड। अब जैसे देखिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने क्या करना है कि फॉस्फोफ्रक्टोज के अंदर काइनेज ऐड करना है, सॉरी फॉस्फेट ऐड करना है, ठीक है, कहाँ से लेके एटीपी से लेके। तो ये मुझे याद हो जाएगा काइनेज का काम है। इसके ऑपोजिट एक एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज, इसका काम ये क्या करता है, ये भी फॉस्फेट ऐड करता है लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करता है और वो एटीपी को के यूज़ के बगैर। जैसे अभी देखिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, तो ये क्या करेगा ग्लाइकोजन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा लेकिन वो एटीपी से नहीं लेगा, ठीक है। ये बात होगी। इसलिए ये जो पेज है इसके अंदर कुछ एंजाइम है, इसको आपको जब टाइम मिले तो अगर आप नज़र मार लेते तो आपको फ़ायदा होता है, वरना रट्टा वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट आपको। ये बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने आपका होगा क्या कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मैंने बात सारी बता दी है। इसके बाद ये आ जाता है आपके पास कि साइक्लिन जो है वो फेज स्पेसिफिक है, ठीक है। अब वो किस फेज के स्पेसिफिक है,
कुछ साइक्लिन है जो G1 फेज़ के हैं, कुछ साइक्लिन है जो S फेज़ के हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन है। तो ये इसमें बता दिया उसने कि फेज़ स्पेसिफिक है। बेसिकली क्या होता है, दे आर स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर। क्यों स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर? बिकॉज ये जो एंजाइम्स हैं इन्होंने क्या करना है कि सेल्स को G1 फेज से S फेज के अंदर एंटर करना है। अगर जब अब अगर ग्रोथ फैक्टर आया है, वो एक सेल के पास आया, वो कहते हैं यार मुझे ना मैंने ग्रोथ करवानी है, तो मतलब आप ग्रोथ करवानी है तो सेल्स मुझे ज़्यादा तादाद में चाहिए, तो इसको कहेंगे कि तुम अपना ना सिस्टम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि जो सेल साइकिल है उसको मतलब कि बढ़ाओ और सेल्स की डिवीजन करवाओ। तो ये जो है इनकी या तो एक्टिवेशन होगी या इनएक्टिवेशन होगी, जिसकी वजह से सेल साइकिल प्रोग्रेस करेगा या फिर रुक जाएगा। अब होगा क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो सी है, यानी कि ऐसी काइनेज है जो कि साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर साइक्लिन होगा तो एक्टिव होगी, अगर साइक्लिन नहीं होगा तो एक्टिव नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्टिव इनएक्टिव व्हेन बाउंड टू साइक्लिन, व्हेन नॉट बाउंड टू साइक्लिन, ठीक है। अगर साइक्लिन से बाउंड नहीं होगी तो इनएक्टिव होगी, इसलिए उसका नाम भी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। अब जब साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स जब इनका आपस में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये देखें CDK कॉम्प्लेक्स कैन फॉस्फोराइलेट अदर प्रोटीन्स जैसे कि RB। अब ये मैं इसके अंदर नीचे आपको बताता हूँ। जैसे ये RB प्रोटीन है, ये इसने E2F को जकड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब आपने RB प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर दिया, ठीक है, CDK और साइक्लिन CDK का जो है कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू आपने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, तो E2F आज़ाद हो गया। अब वो जो E2F आज़ाद हो जाएगा तो वो क्या करेगा, S फेज़ के अंदर सेल की प्रोग्रेशन करवा देगा। जब वो प्रोग्रेशन करवा देगा तो सेल आगे S फेज़ से G2 फेज़ के अंदर चला जाएगा। सही हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके बाद P21 के बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे आ जाता है हमारे पास दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है, जो कि ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन जीन्स है। ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। इन्होंने क्या करना है कि ट्यूमर को सप्रेस करना है, इनके ग्रोथ को रोकना है। अब ये किस तरह से रोकते हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, लेट्स से कि P53 की बात हो रही है, P53 जो करती है वो P21 को इंड्यूस करवाती है। जब P21 को इंड्यूस करवाती है तो ये जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK को इनहिबिट करवा देती है। जब ये CDK को इनहिबिट करवाती है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि RB की हाइपोफॉस्फोराइलेशन होती है, यानी कि RB की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें CDK इनहिबिशन होगी, यहाँ पे से साइक्लिन CDK के इनहिबिशन होगी, ये रुक गया तो RB की जो फॉस्फोराइलेशन है वो जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। RB हाइपोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो जो है ये क्या करेगी, यहाँ पे हाँ ये हमें बताना कि अब ये जो ना इसका मैकेनिज्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने RB की हाइपोफॉस्फोराइलेशन या RB की एक्टिवेशन करवाई है। तो एक्टिवेशन की वजह से क्योंकि G1 से S फेज के अंदर प्रोग्रेशन इनहिबिट हो जाएगी। अब ये वाले को मैंने बॉक्स इस वजह से लगाया हुआ है क्योंकि ये जो बॉक्स है, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये एक बहुत ज़्यादा टेस्टेड कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने P53 जो सी है उसको आपने एक्टिवेट कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेल साइकिल रुक रहा है, ठीक है। किस तरह से रुक रहा है, P21 की इंडक्शन, फिर CDK की इनहिबिशन और फिर RB की हाइपोफॉस्फोराइलेशन। अब ऊपर क्या था, CDK साइक्लिन क्या कहते हैं, इसकी एक्टिवेशन को वो कर रहा था, हाइपर फॉस्फोराइलेशन का करता है, हाइपर फॉस्फोराइलेशन की वजह से डायरेक्ट आगे चल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना पेज पेज जो है ये 220 से मैं ये लेकर आया हूँ कि ट्यूमर सप्रेशन जीन्स का एक पूरा टेबल है, और उसके बाद होती है प्रोटोन जीन्स है, उसका पूरा टेबल है। वो जो है टेबल वो इतना ज़्यादा टेस्टेड है कि आपकी सोच है, इसके अंदर से इतने क्वेश्चन आते हैं कौन सा ट्यूमर है उसमें, कौन सा जीन जो से डिफेक्टेड होती है। अब अगर आप इसको रट्टा मारना शुरू करेंगे आपके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब इस समय मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ साथ साथ अगर आप वहाँ से याद रखेंगे तो आपके लिए इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए इसका यहाँ पे जिक्र किया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया कि लीफ जो है लीफ्रोमिनी जो है ये ट्यूमर सप्रेशन P53 के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया क्योंकि ये आपने P53 का याद रखने के वहाँ से करती है एस फेज़ को ब्लॉक C1 टू एस फेज़ की जो प्रोग्रेस उसको रोकती है। तो अगर ये ट्यूमर सप्रेशन जीन जो है ये डैमेज होगी तो आपके पास SBLA होंगी, ठीक है, सार्कोनोमा, ब्रेन, ब्रेस्ट, लंग ल्यूकेमिया और एड्रेनल के कैंसर्स होंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे आपने याद रखना है। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन दे दें कि SBA ये सारे ट्यूमर्स दे दें फैमिली के अंदर हिस्ट्री करके, आपको पता लगे कि लीफ्रोमीनिया, आगे से वो आपसे पूछें कि जी कौन सी ट्यूमर स्पेशल जीन है जो अफेक्टेड है, तो आपने लिखना P53। अगर वो पूछते हैं कि जो है RB के जो है इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी या हाइपोफॉस्फोराइलेशन होगी, तो आपको ये जानना होगा कि हाइपोफॉस्फोराइलेशन होगी, इस वजह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो ग्रोथ फैक्टर है। अब ये ग्रोथ फैक्टर वाला भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि 341 के अंदर
आपके पास ये वाला टेबल जो है, ये टेबल बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये देखें, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के अंदर ये जो GFL है ना, ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ फैक्टर, ये तो नहीं पूछे जाएंगे, ये आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ग्रोथ फैक्टर इज इक्वल टू टायरोसिन काइनेज। लेकिन जो इंसुलिन है ना, ये पूछी जाती है क्योंकि ये इक्वल टू वो समझ, इसलिए अंदर जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट नहीं है, इसलिए वो आपसे पूछते हैं कि इंसुलिन जो है वो टायरोसिन काइनेज है तो वो क्या करती है सेल साइकिल को, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस वजह से। ठीक है, मैप काइनेज पाथवे है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड, इसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ, ये कि IGF ये सारी चीज़ें करते हैं। एपोकाइनेज जो है ना, ये पेज 41 पे उन्होंने रिसेप्टर नॉन टायरोसिन काइनेज पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसी के अंदर दिया हुआ, लेकिन ये है कि कहने का मकसद है कि है ये फिर भी ग्रोथ फैक्टरी। तो इस वजह से ये उनसे क्या करते हैं कि ये आपसे पूछ सकते हैं जी कि S1 कौन से फेज़ के अंदर प्रोग्रेशन को रोकते हैं, तो आपने याद रखें कि G1 से S फेज़ की प्रोग्रेशन को रोकते हैं। सही है, आई होप कि सारी काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस टेबल को आपके साथ आपको रिलेट करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी कि P21 जो से है, इसने बेसिकली इस सारा जो कॉम्प्लेक्स है इसको रोकना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो साइक्लिन इंडिपेंडेंट CD के काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सॉरी रुक जाते हैं। जब ये रुक जाते हैं तो RB की जो है वो फॉस्फोराइलेशन कम हो जाती है और E2F को ब्लॉक करती है। ठीक है, और जो है वो E2F को ब्लॉक करती है, तो फिर सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, ये अगेन ऑल्दो ये E2F की तस्वीर S में यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ये याद रखना है कि ये G1 से S फेज़ के अंदर प्रोग्रेशन को रोक रही है, इसलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाता है हमारे पास परमानेंट स्टेबल और लेबाइल सेल्स। अब हमारे पास जो है ना, ये मैंने इसको बॉक्स इस वजह से लगाया है कि वो आपसे अगर पूछते हैं कि कीमोथेरेपी जो सी है, कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं वो सारी जो सी हैं वो क्या करती हैं कि ऐसे सेल्स को अफेक्ट करती हैं जो जो सेल्स ज़्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं, जैसे बोन मैरो के सेल्स हैं, जैसे एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन की ये स्किन है या हेयर है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं ना। तो इस वजह से जब आप कीमोथेरेपी देते हैं तो इन सारा के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, और इनकी इसी वजह से साइड इफेक्ट इनके ऊपर आते हैं, इसलिए हेयर लॉस होता है, एलोपेशिया होता है। स्किन के ऊपर क्या होता है, स्किन जो है वो ड्राई होने शुरू हो जाती है। गट एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, ओरल अल्सर्स बनते हैं, बोन मैरो की वजह से जो है वो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनफर्टिलिटी आ जाएगी जर्म सेल्स, तो इस वजह से ये इफेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये चीज़ टेस्ट नहीं की जाएगी, लेकिन आपको इसलिए मैंने बॉक्स लेके पढ़ना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस लेबाइल सेल्स के अंदर G1 शॉर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं स्टेबल सेल्स जो से, ये जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है सिर्फ तब ये G1 से जो है ना G0 से G1 में आते हैं, वैसे नहीं आते। तो इसके अंदर ये जो है ना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के सेल्स, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे तो ये फैक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास ये न्यूरॉन्स, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और RBC। अब यहाँ पे मैंने ये इसलिए हाईलाइट किए हैं कि लेट्स से वो आपसे पूछते हैं कि जी कार्डियक मसल जो उनसे हैं, उन एक कॉन्सेप्ट है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल की तादाद यानी सेल की नंबर इंक्रीज नहीं होता। अगर एक मिसाल के तौर पे एक बंदा उसने एक्सरसाइज किया तो उसके मसल्स का साइज बड़ा हो गया, तो आपसे पूछेंगे क्या उसके सेल्स की जो है नंबर वो इंक्रीज हुआ है। जैसे अगर 100 सेल्स है तो क्या 100 से 200 हुए हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ जी 100 से 200 हो गए, तो आप गलत जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये परमानेंट सेल्स हैं, ये तो कभी डिवाइड करते ही नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है प्रोटीन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। मैं आगे आपको बताऊंगा फिब्रिल्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं, वो इसके अंदर हम जब स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर मैं एग्जैक्ट टर्म आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी तादाद ज़्यादा तो सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसको हम कहेंगे हाइपरट्रॉफी कहेंगे। हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है, सेल की नंबर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना है आपने। अभी इस पेज पे ख़त्म करते हैं, अगले पे फिर आगे से डिस्कस करेंगे। BCL प्रोटीन जो सी आगे डिस्कस हुई हुई है एपोप्टोसिस में, इसलिए यहाँ पे इनका जिक्र नहीं किया, ये आगे पढ़ेंगे। HPV E6 प्रोटीन का क्वेश्चन आता है, E6 प्रोटीन किसको इनहिबिट करती है, P53 को, ये क्वेश्चन आता है, ये आपने याद रखना है। लीफ्रोमिनी जो से लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से आ रही है, तो आपने याद रखना है कि ये जो है ना P53 को इनहिबिट करती है लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से। ठीक हो गया। आगे जो है अब फिर अगले पेज से